औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई की जेल की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और बानी पीटीआई की जानिब से अक्सर शिकायत ये की जाती थी कि मुझे जो है वो वक्त पर खाना नहीं दिया जाता, मेरी पसंद का खाना नहीं होता, मेरे अखबारात तक बंद कर दिए थे। जबकि बानी पीटीआई का कहना है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे एहतजाज के लिए पाकिस्तान आए और अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने अलीमा खान को शटअप कॉल दी है, जबकि अली अमीन गंडापुर सूबे में अगर हम कायम नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे दें। ये अहम बात की है बानी पीटीआई ने, जबकि जराए ने यह भी बताया है कि बानी पीटीआई की गुज़िश्ता रोज उनके बच्चों से 1 घंटे से जायद फोन पर बात भी हुई है और बानी पीटीआई की किताबें और अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। जबकि बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का इस हवाले से कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि 5 अगस्त अहम है, 14 अगस्त भी अहम है और अगली तहरीक 14 अगस्त को है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, यह फॉर्म 47 की हुकूमत है, जबकि मीडिया का गला घोट दिया गया है और आज़ादी सहाफत पर भी कदगन लगा दी गई है, अदलिया को हुकूमत के ताबे कर दिया गया है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अरकान को जायज तरीके से नाअहल किया गया है, जबकि नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों पर पीटीआई बॉयकॉट करेगी। ये समझ नहीं आ रहा कि जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, अब अगर वहां पर उन अरकान को डिसीट कर दिया गया है तो पीटीआई इन इलेक्शंस में हिस्सा क्यों नहीं लेगी ज़िमनी इंतखाबात में। समझ से बालतर है ये चीज़। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अफगान महाजरीन की बेदखली का भी फैसला किया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नाज़रीन, ये थी आज की अहम डेवलपमेंट्स। अगर हम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो 2 साल से वो कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं, जिस पर अब उनके नाकदीन और उनके मुखालफिन भी उन्हें दाद देने पर मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी का कमाल यह है कि आजकल वो कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है राशिद हाशमी साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। साथ ही साथ हमें सीनियर तजियाकार नैयरुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया है। राशिद हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलियात जेल में बहाल कर दी गई हैं, किताबें और अखबारात जो बंद हो गए थे वो भी उनके बहाल कर दी गए, अब उनको फराहम किए जाएंगे। जबकि एहतजाज का इंदिया दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 5 अगस्त को अहम एहतजाज होने जा रहा है। गो कि अगर गुज़िश्ता एहतजाजों की और मुजाहरों की बात करें तो कोई ऐसा कमाल नहीं दिखाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। लेकिन एक चीज़ समझ से बालातर है कि अपने बच्चों को एहतजाज से दूर रखना और दूसरों के बच्चों को एहतजाज में झोंकना, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें नैयर साहब, मैं एहतराम आपकी एक बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कमाल नहीं दिखाया। तो ये देखें, जो 9 मई जो किया था, इससे बड़ा कमाल और क्या दुनिया की तारीख में हो सकता है कि एक ऐसी जमात अपने ही मुल्क के ऊपर जो हमला पर हो जाए, कता नजर इसके कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं कभी भी इस तरह के इल्जाम नहीं लगाता, ना ही हमारी पार्टी का ये शेबा है कि वो खड़े होकर कोई हमारे कभी वजीर आजम ने या हमारी टॉप टियर लीडरशिप ने कभी ये नहीं कहा कि जब वो किसी मसनद पे हो कि मैं जाके फलाने के कमरे से टीवी निकलवाऊंगा, एसी निकलवाऊंगा, फलानों को मूंछों से और गर्दन से पकड़ कर लटकाऊंगा। नहीं, ये इस तरह की जुबान जो ना वो बाजारी किस्म की लैंग्वेज वज़ारत उज़्मा पे बैठे हुए शख्स को सूट नहीं करती। तो ये इमरान खान साहब की एक तरबियत का हिस्सा था, जिसका उन्होंने अमली मुजाहरा जो है वो 9 मई को करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि उनके बच्चे खुद पाकिस्तान नहीं आते। देखें, अभी इमरान खान ने भी कह दिया कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मेरे बेटे या मेरी बेटी उनकी जो है वो टैरन जेट वाइट जो है वो पाकिस्तान आएंगे, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस हद तक इमरान खान की बात को जो वो से एग्री करता हूँ, क्योंकि वजह ये कि जब से इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी की है, इनके आपस के जो फैमिली के मैटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। तो मतलब है कि उसमें आप देखें कि इमरान खान शादी के बाद इस पीछे डिस्ट्रैक्शंस आ रही, प्लीज अगर आप इनको देखें तो शादी के बाद से आपने देखा कि जब इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी की है, वो उसके बाद वजीर आजम भी बनते हैं। तो वजीर आजम बनने के दौरान वो एक दफा भी जो है वजारत उज़्मा के दौरान और अभी तक, यानी कि इमरान खान बरतानिया नहीं है, अपनी बेटी को नहीं मिले, अपने बेटों को नहीं मिले। तो वो मकसद ये कि वो गरीब का बच्चा जो है उसको आपने जो ना वो करके जज्बाती तौर पे उभार के
कि लो जी गलत सजाएं हैं। देखें, एक टाइम था कि हमारी पूरी क़यादत, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज साहब जेल में थे, शहबाज साहब जेल में थे, हमजा साहब ने को 2.5-3 साल की जेल काटी है। उसके अलावा आप जो हमारी टॉप टियर की लीडरशिप पे आ जाए, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, शाहिद खकान अब्बासी हमारी पार्टी में थे तब, वो अंदर, एहसन इकबाल साहब अंदर, मतलब एक राना सनाउल्लाह साहब अंदर, मतलब आप नाम लेते जाएं। मतलब इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब को जो ना साफ पानी का झूठा केस बना के, मतलब हमारी खवातीन तक को, फैमिली के औरतों तक के ऊपर उन्होंने पर्चे किए थे जो कि सरासर गलत थे। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी हमने यहाँ पे डाउनिंग स्ट्रीट के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जो ना वो मुजाहरे नहीं किए थे। जिस तरह इमरान खान की जमात ने इनकी लीडरशिप के कहने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर की, 160-70 जो है वो कांग्रेसमैन को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एंगेज किया, और बड़े फख्र के साथ जो ना लोगों को बताते थे कि लो जी आज 130 ने साइन कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पे, आज 140 कांग्रेसमैन। लेकिन हाशमी साहब मेरा सवाल अब भी वही है, मेरे सवाल का तो मुझे जवाब नहीं मिला। क्या ये खुला तजाद नहीं है कि अपने बच्चों को एहतजाज से दूर रखना, दूसरों के बच्चों को एहतजाज में झोंकना? जी साहब, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। आपका बिल्कुल वो सवाल दुरुस्त है कि इन लोगों ने लोगों की मासूमियत के साथ खेला और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लोगों को हमले करने पे उकसाया। अभी मामला यह है कि जब अपने बच्चों की बारी आती है तो वो जिस तरह इन्होंने पहले ड्रामा लगाया कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना है, इनको फिर नोबेल प्राइज के लिए नामजद करना है, अलीमा बीबी ने आके जो ना छुरली छोड़ दी कि लो जी अब इमरान खान के बच्चे जो ना एहतजाज को लीड करने के लिए आ रहे हैं। मैंने पहले दिन जब ये पता चला, मैंने आप ही के चैनल के किसी प्रोग्राम में ये बात कही थी, मैंने कहा था जिस दिन आए ना इस काम के लिए तो मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। ये सिर्फ ये स्टंट होते हैं, पब्लिसिटी स्टंट है। मरने मराने के लिए गरीब का बच्चा रह जाता है और इमरान खान साहब के अपने बच्चे जो ना वहां पे लंदन की किन हवाओं में, ठीक है हाशमी साहब, आपसे मजीद सवाल लूंगा। हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरबुलंद खान ने ज्वाइन किया है। सरबुलंद साहब आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार नय्युरुद्दीन साहब भी मौजूद है। नय्यर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अब तो कासिम और सुलेमान बानी PTI के अपने बेटे भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये 5 अगस्त को होने वाला मुमकिन एहतजाज जो है ये गुज़िश्ता एहतजाजों की तरह या मुजाहिरों की तरह नाकाम साबित होगा या फिर कासिम और सुलेमान की आमद जो है इसमें मजीद जान डालेगी? देखें, इस पे तो प्रयास आ रही की जा सकती है कि बच्चे जो आ रहे हैं वो क्या कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो बच्चे शायद इस काम के लिए नहीं आ रहे हैं, और जो इशारे मिल रहे हैं, जेल से बयानात आ रहे हैं, वो भी यही जाहिर कर रहे हैं कि बच्चे इस काम के लिए नहीं आ रहे हैं। बाकी ये कि मैं यहाँ पे, आपका नेशनल नाम भी टेलीविजन है और चैनल भी टेलीविजन है नेशनल लेवल पे, तो हमें मतलब ना कुछ, मैं समझता हूँ कि बच्चों से बाहर निकल के भी कुछ काम और मुल्क के हालात देखने चाहिए। अगर इस मुल्क को डिस्कशन बच्चों तक ही रखनी है तो फिर तो मैं क्या उस पर बताया, आप क्या तबसरा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप इस पर तबसरा कर दीजिए। लेकिन नैयर साहब, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की जानिब बढ़ रही है। चले अभी सिर्फ तारीख दी गई है, लेकिन जो समझ साहब, सॉरी आपकी मैं बात को माजरत के साथ मैं जी हाशमी, इन्होंने जो हमारे बुखारी साहब ने इन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन इनसे जरा ये पूछूं कि बच्चों को एहतजाज में शामिल किसने करवाया? फूफी ने करवाया। हमने नहीं कहा कि वो आ रहे हैं, उनकी अपनी फूफी ने कहा था, लीमा खान साहबा ने बच्चों को इस काम में शामिल करवाया। हम लोगों ने बच्चों को कभी नहीं घसीटा ना। ठीक है हाशमी साहब। नैयर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। नैयर साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमें ना मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं इस वक्त, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए टेलीविजन पे, ताकि टाइम पास ना हो, तो मुल्क का फायदा हो। यहाँ पे जैसे बड़े बड़े लोग आपने बुलाए हुए हैं, तो जो लोग यहाँ पर मतलब आपके गेस्ट आते हैं, तो उनसे मुल्क के मामलात जो हैं उन पर अगर कोई सवाल जवाब हो जाए और उसका कोई सोल्यूशन निकल आए, वो बेहतर है, बजाय इसके कि सिर्फ एक ही सिलसिला चल रहा हो कि एक पार्टी के जो नुमाइंदा है वो दूसरी को क्रिटिसाइज करे, दूसरी पार्टी का पहली पार्टी को। और आपको पता है हर पार्टी ने अपने दौर में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। मैं कुछ कहने के लिए मतलब जरूरी नहीं समझता, इसका ये जस्टिफिकेशन नहीं है आने वाली पार्टी जो है वो भी कोई नया ही गुल खिलाए, लेकिन मकसद कहने का ये कि मुल्क को सियासत में आगे लेके जाना है या मुल्क को किसी और बेहतर तरीके से आप उसको आगे ले जा सकते हैं। जहां तक मेरी राय है, मैं समझता हूं कि इस मुल्क को अभी तक पॉलिटिक्स ने 77-78 ईयर्स में कुछ भी नहीं दिया, सिवाय इसके। आप ये देखें ना पार्टियों में जमहूरियत है, ना लोकल बॉडीज में जमहूरियत है, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है।
इनको भी आप उठाइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे खामोश तो नहीं रह सकता। पिक एंड चूज नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। वी मस्ट गिव ट्रू डेमोक्रेसी टू द कंट्री। गरीब की बात तो होती है, लेकिन गरीब को आपने क्या डेमोक्रेसी दी है? नहीं दी है। ठीक है, और किसी पार्टी ने नहीं दी। ये नहीं है कि मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमें डेमोक्रेसी देनी है तो दे, नहीं देनी तो फिर कोई और सिस्टम लाए, टेक्नोक्रेट्स के लिए। ठीक है, नैयर साहब आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें अब से कुछ देर पहले सरबुलंद खान साहब ने भी ज्वाइन किया था। सरबुलंद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक जानिब आपकी पार्टी के बानी और आपके लीडर ये कह रहे हैं कि एहतजाज होगा और एहतजाज का फैसला भी उनकी जानिब से ही हुआ है। दूसरी जानिब कासिम और सुलेमान की भी पाकिस्तान आमद का जो है वो किसी न किसी तरीके से सरगोशियाँ हो रही हैं और अब तो वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, उनके आने से एहतजाज मज़ीद ज़ोर पकड़ेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी नैयर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि या तो हमें जमहूरियत दें और या हमें ऐसा निज़ाम दे जिसमें कठपुतली जमहूरियत हो, कंट्रोल्ड जमहूरियत हो और जमहूरियत नाम निहाद हो, सिर्फ सिंबॉलिक हो, बाकी रियलिटी में अवाम की कोई राय की कदर ना हो। 8 फरवरी में जो अवामी मैंडेट पे डाका डाला, मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख में इतनी तहजीक पाकिस्तान की वोटर्स की नहीं हुई जो 8 फरवरी को हुई है। एक तरफ हमारे कैंडिडेट 1-1 लाख वोट ले रहे हैं और दूसरी तरफ मुखालिफ कैंडिडेट जो है 5 और 6 हजार वोट ले रहे हैं और वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो रहे हैं। एक तरफ तो हमारे लोगों पर झूठे मुकदमात और उसके बाद डिसीट करने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ करप्शन का बाजार गर्म है। अच्छा सरबुलंद साहब, आपके जिन अरकान को डी-सीट किया गया है, बानी की तरफ से ये भी फैसला कर लिया गया है और ये अहम हिदायत भी दे दी गई है कि अब वो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करें। तो सर ये तो बात जो है कहीं लेवल नहीं हो पा रही। देखें ना, अभी बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें हमारे कैंडिडेट जीते थे, लेकिन बावजूद उसके फॉर्म 47 का सिलसिला जारी है कि भारी तादाद में वोट अवाम डाल देती है और ये अवामी मैंडेट के साथ फिर मजाक हो जाता है। सर लेकिन नंबर ऑफ वोट सरबुलंद साहब सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही थे। नंबर ऑफ वोट्स नहीं, ज्यादा तहरीक इंसाफ की थे। हम यही कह रहे हैं 8 फरवरी में भी और बाई इलेक्शन में भी। लेकिन हमें फॉर्म 47 नहीं दिया जा रहा है। हमारे लोगों के 1 लाख वोट, मुखालिफ के 5000 वोट होते हैं, रिजल्ट फिर भी 5000 के हक में होता है। तो ये इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? अपने कौम की करोड़ों अरबों रुपए क्यों जाया कर रहे हैं? एक इलेक्शन कराने पे अरबों रुपए लगते हैं। तो इसको पहले से ही डिक्लेयर कर दे कि ये हमारा नुमाइंदा है। फिर अवाम के वोट का मजाक है, जमहूरियत का मजाक है। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का मजाक बने, पाकिस्तान के इदारे कमजोर हों, पाकिस्तान के इदारों का मजाक बने। आप पहले से ही अनाउंस कर दो और भाई ये सीट उनको देना है, दे दें, कोई मसला नहीं है। तो खान साहब इसलिए इस प्रोसेस पे अभी यकीन नहीं रहा कि खान साहब ये चाहते हैं कि चूंकि इन्होंने पहले से तय किया होगा और उसी तरीके से चलना है, तो ये जमहूरियत तो फिर नहीं हुई। तो ये देखते हैं हम आगे फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI और जमात इस्लामी और ANP आपस में मुकाबला कर लें, MKM कर ले और देखते हैं हम आगे के नशिस्तें फिर कौन लेता है, हम देख लेते हैं। सही। राशिद हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। राशिद साहब क्या कहेंगे? वही इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, एक जानिब जो है ये कहा जाता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। जिस दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप लोग कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। तो सर क्या सिर्फ इल्ज़ामात से ही पाकिस्तान की आवाम का पेट भरेगा? खवास क्या करेगी यहाँ की आवाम के लिए? सर खामा साहब, मेरी आप एक चीज का आप खुद तजिया करें। आप लोग भी माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं। बुखारी साहब ने अभी कहा कि जी सियासी जमातों ने कुछ नहीं दिया। मैं इनकी इस बात से तो कम अज कम एग्री हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को उस तरह फलने फूलने नहीं दिया गया जिस तरह जो बाकी तमाम ममालिक में। और हम मुकाबले करते हैं बरतानवी जमहूरियत से और बाकी दूसरे ममालिक से कि जहाँ के जमीनी हकायक पाकिस्तान से 180 डिग्री पे जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन बावजूद तमाम तर मसाइल के इस मुल्क को अगर किसी ने पहला पाकिस्तान को आइन दिया तो वो एक मुंतखब हुकूमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उन्होंने दिया था। अगर पाकिस्तान को एटॉमिक रियासत बनाने की बुनियाद रखी तो वो उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी जो कि एक सियासी हुकूमत थी। अगर पाकिस्तान को एटॉमिक ब्लास्ट करने का फैसला किया तो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया, हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर, लालच, धौंस और धमकियां सब कुछ चल रही थी।
तो उसके बावजूद मियां साहब ने फैसला किया और वो जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है दुनिया की पहली मुस्लिम जो ना रियासत बना। पाकिस्तान को इन सियासी जमातों ने बावजूद तमाम चीजों के बहुत कुछ दिया है, तो लिहाजा खुदा के लिए ये मतलब इस तरह जो ना वो बात को मतलब हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए। एक बात, दूसरी बात 45-47 वाली बात ये पीटीआई के जो दोस्त हैं उन्होंने अभी की, देखें इनकी जो ना एक पार्टी को पीटीआई को मैं इस चीज का क्रेडिट जरूर दूंगा कि ये बहुत अच्छे स्लोगन बना लेते हैं, बहुत अच्छे हैशटैग बना लेते हैं, वी आर फार बिहाइंड इन दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। लेकिन ये बात है कि सारी चीजें झूठ के ऊपर मबनी होती हैं। आप नवंबर में जब बुशरा बीबी ने और अलमीन गंडापुर साहब ने जो एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, उसके बाद आप देखें कि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे कोई 10 या 15 जो है इनके नोटेबल फेसेस एमपीए एमएनएस वगैरह बता दें कि जो उस एहतजाज में शरीक हुए थे। नोट एट ऑल 1200-1500 2000 के करीब इन्होंने किराए के अफगानी वहां पे मंगाए हुए थे। कोई नोटेबल जो जानने बजाने वाला बंदा, इनके अपने पार्टी के लोग भी जो नहीं वहां पे आए हुए थे। ये बुनियादन महसूस के बाद तो इनकी रहती लुटिया भी डूब गई है। इसकी वजह ये है कि मेरे अपने फैमिली के लोग जो कि पीटीआई को किसी न किसी लेवल पर सपोर्ट करते थे, मैं कोई आपसे गलत बयानी की बात नहीं करता कि यहाँ पे यूके में रहते हुए उनसे बात हो रही थी लास्ट वीक, उन्होंने कहा जब ये बुनियादी महसूस वाला मामला बना तो हम लोगों ने कहा था कि कहीं पे भी हमें जनाब शटअप कॉल देनी पड़ेगी कि इस तरह नहीं कि जो ना सियासत के पीछे जो ना पीटीआई वाले जिस तरह लेके चल रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा। कभी ये नीमा खान कहती है कि एक गाल पे थप्पड़ खा लिया, अब कल इन्होंने दूसरा गाल इंडिया के आगे कर देना, मोदी के आगे कर देना। तो इन लोगों ने तो इस लेवल की बैशिंग की थी। पाकिस्तान के अगर फील्ड मार्शल जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनको फील्ड मार्शल का अगर रुतबा मिलता है, अगर इसके ऊपर इंडिया वाले मीम्स बनाए, मजाक उड़ाएं, तहकीरी जुमले अगर कहें तो बात समझ में आती है। माशाल्लाह पीटीआई वालों ने किया और सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। ये आपके भाई भी कहेंगे लो जी ये भी ढके छुपे शायद उसके ऊपर ना उसके ऊपर जो ना वो मुखालफत करते रहे होंगे। अब मैं आता हूं कि इनके एहतजाज और इनके फॉर्म 45-47 वाली बात है। जो समड़ियाल का लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है, जो हिना अरशद वड़ाइच ने जीता है, उसके अंदर पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, एक जब इलेक्शन होता है ना, चले आम इंतखाबात के ऊपर तो आपको पता है सैकड़ों हल्के खुले होते हैं, कोई सूबाई में, कोई कौमी में, असेंबलियों में। तो अभी ये तो एक इलेक्शन था, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया की नजरें थी। और इनकी जो वहां पे 45-47 वाले जो ना वो जो बयानिए की जो वहां पे जो धज्जियां उखड़ी है ना, उसके साथ वही हिसाब हुआ जो ये डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा के बैठे थे कि लो जी 20 जनवरी को उसने आना तो 25 या 30 को इमरान खान बाहर होगा। तो उसका तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक वहां पे अनप्रेसिडेंटेड विन है कि जिसने हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत एक जोशो वलबला जो ना वो पैदा कर दिया है। और एक चीज जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहां पंजाब में जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स आप लोग गलबन सिंध में हैं, कराची में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोग भी इस चीज को एंडोर्स करेंगे कि जो काम बीबी वहां पे पंजाब में कर रही है, तमाम सूबे के लोगों की जो ख्वाहिश है कि यार इस तरह के काम हमारे भी सूबों में होने चाहिए। और मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैं भले इस टाइम लंदन में बैठा हूँ, भले मेरा ताल्लुक कसूर से है, लाहौर से है, पंजाब से है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पाकिस्तान का हर एक चप्पा, हर एक जर्रा उतना ही अजीज है जितना मुझे अपनी गली मोहल्ला और घर अजीज है। कि वहां पे अगर अवाम को अगर पैसे की जो 18वीं तरमीम के बाद तफवीज हो गई है तो तमाम सूबों में उनके ऊपर लगना चाहिए। केपी में इनकी 13-14 साल से हुकूमत है, वहां पे क्या है, ये बातें करते हैं कि हमारे पास हजारों लाखों वोटर हैं। भाई इनकी कारकर्दगी क्या थी कि वोट इनके ऊपर जो लोग हैं ना वोट दें। इनका कोई 2 नहीं 4 नहीं कोई 5 मेगा प्रोजेक्ट्स इनको बता दें, इनका उंगलियों में गिनवा दें कि हमने ये काम किया, हमने 1 करोड़ नौकरी दी, 50 लाख घर बनाए हमने। इनकी मेगा करप्शन के केसेस जो ना वो जुबान जदो आम है। लेकिन मैं समझ साहब आखिरी बात करता चलूं, ये यकीन करें कि ये एहतजाज पहले करते होते थे, पहले हम लोग इनकी मिन्नतें समाजत करते, यार आप बराए करम डी चौक पे ना करें, वहाँ पे इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं, वहाँ पे बड़े सेंसिटिव इदारे हैं, उनके ऑफिस हैं, आप लोग वहाँ पे अवाम को ले आते हैं, वहाँ पे जो ना सिक्योरिटी के जो ना थ्रेट्स हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ये कहते नहीं हमने वहाँ पे करना है। तो हमने कहा आपको मतलब इस्लामाबाद के थोड़ा सा मजाफात में किसी जगह पर आपको कहते हैं आप वहाँ पे जितना मर्जी जो आपने 126 की बजाय 1000 दिन हटा करें, ये लोग नहीं मानते। हाँ जी, अब चूंकि लोग इनके साथ ऑन ग्राउंड नहीं है, ये लोग जो 5 वाला एहतजाज है ना, वो गौर साहब फरमा रहे थे कि वो जी 1 दिन का एहतजाज है और लोग मुकामी तौर पे अपने शहरों में करेंगे। लास्ट बात करता चलूं कि अनकरीब पीटीआई का वो दौर आने वाला है कि ये लोग ना अपने शहरों में निकलने काबिल रहेंगे, ये बल्कि दिल में एहतजाज किया करेंगे। सही, ठीक है राशिद हाशमी साहब।
नैयर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर आप बात कर रहे थे मईशत की, और सर अगर मईशत की बात की जाए, जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मौशी इस्तेहकाम भी जो है वो फलता फूलता है। तो सर ये जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है हालत जंग में भी रहा, लेकिन हालत एहतजाज में वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो सर ऐसे मौशी इस्तेहकाम आएगा इस मुल्क में? ये बड़ा आपने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं किया, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए जी, और वो इकोसिस्टम जो है उसमें इकोनॉमी पे अगर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हों या दहशतगर्दी के इश्यूज हों तो ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, सेंसिटिव होती है इकोनॉमी। क्या सेंसिटिव होती है मैं आपको बताऊं कि बाहर वाले जो है ना वो इन्वेस्ट करने से आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ना बहुत झिझक महसूस होती है। उस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि मुल्क में ना सिर्फ सियासी इस्तेहकाम हो, बल्कि मुल्क में आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका इस्तेहकाम हो, और जस्टिस जो है वो मुल्क का जो है वो बहुत ही आला पाए का हो। ये जब दो तीन चीजें इस तरह की आ जाती हैं तो उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट आने के बहुत से जराए आ जाते हैं और लोग खुश होकर लगाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है जितना अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी दी है, कराची के मतलब आप अगर चलें तो कोन मलीफ से शुरू हो जाएं और ऊपर तक जाएं पहाड़ों तक, तो मुल्क में बहुत स्कोप है कि पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट हो। और तो नैयर साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि मिलकर कौमी हुकूमत तश्कील देनी चाहिए थी, कि आपस की लड़ाइयाँ जो हैं उन्हें पसे पुश रख देना चाहिए था इस वक्त? नहीं, तो कौमी हुकूमत तो है, और आज से नहीं काफी अरसे से है, 100% कौमी हुकूमत है। देखें एक पीटीआई को आप समझते हैं ना कि सेंटर में नहीं है, तो पीटीआई जो है वो तो 2013 से केपीके में माशाल्लाह है। तो ये तो नहीं कोई कह सकता कि जो हुकूमत में नहीं, हुकूमत तो नाम ही सूबे चलाने का है। सेंटर की हुकूमत का तो आपको पता है जो आजकल वसाइल हैं और जो सारी डाउन डेलीगेशन हुई है मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट से हुई, उसके बाद तो कुछ सेंटर के पास ऐसी चीज रह नहीं गई कि जिस पे वो परफॉर्मेंस दे के तो फिर कहे कि जी हमने मुल्क को मजबूत किया। मजबूत तो होना है सूबाई हुकूमतों से। अब सूबाई हुकूमतें जो हैं उसमें आप ये देखें कि कौन सी पार्टी जो है काबिल जिक्र जो गवर्नमेंट में नहीं है और लंबे अरसे से है। तो इसलिए ये मैं नहीं बात मानता कि जी कौमी हुकूमत कोई चीज नहीं है मेरे हिसाब से, सारी कौमी है, कोई बगैर कौम वाला बंदा तो नहीं है पाकिस्तान। जी बिल्कुल। सरबुलंद साहब आपकी जानिब आऊँगा। सरबुलंद साहब किस तरह से देख रहे हैं कासिम और सुलेमान, क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या वो सिर्फ अपनी वालिद की रिहाई के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? और अगर सिस्टम में रहकर पीटीआई स्ट्रगल करेगी तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, खान साहब के जो साहिबजादे हैं वो बतौर एक बेटे के अपने वालिद की अयादत के लिए अपने बिल्कुल उन्हें आने का हक है, 100% हक है उन्हें। अपने वालिद साहब की आज़ादी के जदोजहद के लिए वो आ सकते हैं, और हर एक बेटे को ये हक हासिल है कि अपने किसी भी रुफका का केस लड़े जो हमारे यहाँ। लेकिन सरबुलंद साहब आपकी पार्टी के बानी ही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज का ही बयान है उनका। डेफिनेटली वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अपने वालिद साहब की आजादी के लिए वो सड़कों पे आ सकते हैं। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, वो अगर वो उनकी मर्जी है, वो आए बने ना बने उसमें तो हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ना हम उनको इंसिस्ट करेंगे, ना हम उनको वो करेंगे कि रोक सकते हैं कि कोई एक बेटा अपने वालिद साहब के लिए बात ना करें। हम तो सिर्फ बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि पुरअमन जदोजहद सबको इजाजत है। हम जब हुकूमत में थे तो हमारे दौर में जो भाई इतने प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ से हमसे ही हमारे दौर में ही जजेस को अंडरटेकिंग देकर 10 रुपए या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर देके बाहर गए हैं। पिछली दफा 10 साल का मुशर्रफ साहब को लिख कर देकर गए हैं। ये तो 2 महीने जेल काट नहीं सके। ये हमें क्या शर्फ सिखाते हैं? इमरान खान एक दिन बीमार नहीं हुआ, ये तो आए दिन कमर और प्लेटलेट कम होकर आए दिन हॉस्पिटलाइज होते थे। इन्होंने तो एक दिन भी जेल नहीं काटी, ऐसी की कमरों में ये होते थे सारे। हम तो ये बात कर ही नहीं रहे हैं, यही बात पे लगे हुए हैं।
ठीक है, बुरा वक्त आया, जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया, 50 साल बाद उसके लिए करारदादें पास हो रही हैं, अदालतों से फैसले लिए जा रहे हैं कि वो इनोसेंट थे, अदालती कत्ल हुआ। क्या आप मजीद इस तरह के मामला चाहते हैं कि अदालतों के जरिए फिर बाद में दूसरी अदालत उसको अदालत को गलत करार दे, कि कहें कि भाई ये फाइजा कोर्ट थी, ये वो फलाना कोर्ट थी। जिस तरीके के सारे बार ने, जिस तरीके से बड़े बड़े माहिर कानूनदानों ने जिस तरीके से सारे वाकये को कंडेम किया, जिस तरीके से इस कानून के आइन की 26वीं तरमीम के जरिए जो मजाक बनाया गया उसको कंडेम किया, तमाम बार्स ने कंडेम किया, तमाम जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह सब लोगों ने इस बात को कंडेम किया। और इस वक्त मौजूदा अनअनाउंस मार्शल्लाह जो पीटीआई के लिए लगा हुआ है, पीटीआई के लिए ये बात सब सामने आ रही है कि फैसले मेरिट पे नहीं हो रहे। ये सारी चीजें आपके सामने, हम तो चाहते हैं कि भाई सियासी माहौल सबके लिए यकसा हो, पाकिस्तान तरक्की करे। मौजूदा सूरत हाल में एक हमें रिकंसिलेशन की जरूरत है, इमरान खान को ऑन बोर्ड लेकर जो हो गया है उसको हम उस पर हम बात करें, जो आगे होने वाला है उसमें हम तय करें कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है, इस मुल्क को बढ़ाना है। न मेरी कोई हैसियत है न किसी और की है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारा इस्लाम है, हमारा मुल्क है, उसके बाद हम सब है। तो हमने अपने दीन और अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी, अपनी जात की नफी करनी है। तो हमने अभी आपस के झगड़े छोड़ के, अभी इंडिया की जब जंग हुई तो हम सब अपने अफवाज के साथ खड़े थे, हम सब फख्र करते हैं अपनी अफवाज के ऊपर, अपने तमाम इदारों के ऊपर, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम सब हाजिर हैं अपनी जानो माल खर्च करने के लिए। सरबुलन साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मस्बत आपने पैगाम दिया है, एक बहुत गुड मैसेज है ये। अच्छा सरबुलन साहब, क्या बानी का पीटीआई की क़यादत के ऊपर से एतमाद उठ गया है? जो उन्होंने एक शख्स जिसका ताल्लुक भी पीटीआई से नहीं है उसको एहतजाज की तमाम तर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आप समझ गए होंगे मैं महमूद खान अचकजई की बात कर रहा हूँ। देखिए, महमूद खान अचकजई हमारे एक सीनियर पॉलिटिशियन है और वो अभी से नहीं, बड़े सीजन से, और हमारी इस वक्त मौजूदा पार्टी में इतना कोई सीनियर सियासी वर्कर या लीडर नहीं है जैसे महमूद खान अचकजई है। पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर इस वक्त क्रशिंग हो रही है एक किस्म की। लेकिन सर ये महमूद खान अचकजई साहब ही थे जो कैरेक्टर एसेसिनेशन करते थे बानी पीटीआई की, मिमिक्री करके दिखाते थे। देखिए, वो वक्त की बात होती, पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ को रोडों पे घसीटने की बात करती थी और नवाज शरीफ कहते थे हम जरदारी को पेट फाड़ के लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और एमकेएम को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहते थे। सर वो तो पीटीआई की हुकूमत ना बने ना, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक पेज पर आ जाते कि कहीं आप लोग की हुकूमत ना बन जाए। ये सब एक पेज पे आते हैं। देखो, इमरान खान ने कराची में एमकेएम में, केपी में एएनपी और मौलाना साहब के, और पंजाब में नून लीग की, और सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत को खत्म की है। तो इससे बड़ी ताकत हमारी नजर में कोई एक ऐसी ताकत जिसने सारी सियासी पार्टियों को की कौम परस्ती की सियासत, लसानियत की सियासत, मजहब की जो सियासत होती है, जो दिखावे की सियासत है, सबको इमरान खान साहब ने जो है वो खत्म किया है। और उसकी वजह यह है कि सारी वो जमातें जो एक दूसरे का पेट फाड़ रही थी, अब सब मिलके इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। और उस शख्स का गुनाह यह है कि उसने अलकादर ट्रस्ट बनाया है और उसने इस कौम को शऊर दिया है, आने वाले नौजवानों को पाकिस्तान में उम्मीद दी है। और आखिरी में एक बात करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान का मियाँ वाली, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी, बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी, तमाम जबान बोलने वाले हजारा एक इमरान खान के ऊपर एक यकजा हैं, इत्तेफाक करते हैं और यकीन रखते हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। बाकी सारे लीडरान कोई इस्लाम के नाम पर है, कोई कौम परस्ती के नाम पर है, कोई किस नाम पर है। ये वाहिद लीडर है जिसने पूरे कौम को इकट्ठा किया है। और यही एक वजह होती है कौमों के आगे बढ़ने की कि जो अपने कौमों से, मजहब से, जबानों से निकल के एक कौम बनती है, वो इसी तरीके से बनती है। लीडर में सलाहियत हो और जिस पर इत्तेफाक हो सबका, ऐसे लीडर को आगे लाने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊंगा।
5 अगस्त के मुमकिन एहतजाज पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हुकूमत मिल बैठकर मामलात हल करेगी ऑपोजिशन के साथ, या फिर हुकूमत की जानिब से अब की बार नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया गया है? देखें जी, मैं एक चीज का जवाब देता चलूं कि मेरे सर पहले ये वाला जवाब। नहीं, मैं उसकी तरफ 1 मिनट में आता हूँ जी। उसमें इन्होंने कहा जी कि जब ये जंग लगी तो सारी पीटीआई जो ना मुत्तहिद थी। तो मैं थोड़े से फैक्ट्स जो क्लियर करता चलूं कि जब इसी जंग के जब इंडिया प्रैक्टिकली पाकिस्तान के ऊपर हमलावर था, पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कर रहा था, मिसाइल गिरा रहा था, तो उस मौके पर जो सलामती कौंसिल की मीटिंग कॉल की गई थी, तो उसमें बदकिस्मती से पीटीआई नामी जमात वहां शरीक नहीं हुई थी, उन्होंने बायकॉट किया था। तो लिहाजा ये जो ना अवाम को गुमराह ना करें। और मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर बंद थे और अभी नंदन वाला वाकया हुआ था, कोई जंग नहीं लगी थी, एक त्यारा एंटर हुआ था, उसने वायलेशन की थी, तो उस वक्त जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल की गई थी तो हमारी जमात ने उसमें भरपूर शिरकत की थी। तो मुहिब वतनियत का प्रचार करने और मुहिब वतन होने में बहुत फर्क है। लेकिन सर हम एक दूसरे को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, किसके अंदर कितनी पाकिस्तानियत है ये तो वही जानता है। लेकिन मैं हकायक खोल के सामने रख रहा हूँ, और जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, क्या उनको काउंटर करना मुहिब वतन सर्टिफिकेट? लेकिन सर बैरून मुल्क से बैठ के जो अकाउंट्स हैंडल हो रहे हैं वो तो इतने मादर पदर आजाद हो चुके हैं, बड़ी माजरत के साथ, कि अब उन्हें तो शायद बानी पीटीआई जेल से भी नहीं रोक सकते, जेल से बाहर आने के बाद भी नहीं रोक सकते सर, वो तो बेलगाम खड़े हो चुके हैं। शमा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप ये बताएं ना कि वो अकाउंट्स किन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और किन को उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ना फेवर जा रही है। सर जो समंदर पार बैठा हुआ है वो तो कुछ भी कह सकता है, वो कैसी भी जबान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो बेचारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़े हैं सर, तो सर वो तो मैदान अमल में मौजूद है, कहीं ना कहीं उन्हें तो रिलीफ है। आपको मैं थोड़ा सा उसी तरफ जो लेके आना चाहता हूँ कि 2 wrongs never make a right। अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ और ये काम कर रहा है, उनके ऊपर भी पकड़ होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये कोई तोजी नहीं है कि अगर उनको बंदा बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, अफवाज पाकिस्तान को मलाइन कर रहा है बाहर बैठा, तो पाकिस्तान के अंदर बैठों के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता भाईजान। किसी भी जगह पे इट्स नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे यूके में जब रॉयट्स हुए थे, वहां पे 12-12, 13-13 साल के अंदर जो बच्चों को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया था। तो ये कोई पाकिस्तान में इज़हार आजादी कोई नया नहीं चीज है कि आप उसका प्रचार करते करते। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं और मैं इसको एंडोर्स भी करता हूं कि जो बाहर बैठे अकाउंट्स हैं, हुकूमत को अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए उन हुकूमतों से कहना चाहिए कि लोग पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। सर उन्हें तो बैन करना आपकी हुकूमत का काम है ना सर। बिल्कुल, मैंने तो आपकी बात को एंडोर्स किया और उसको मैं आगे लेके बढ़ता हूँ। आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है, मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये कहना कि बाहर वाले जो अगर वो कर सकते हैं तो पाकिस्तानियों को भी काइंडली इसकी इजाजत दीजिए। भाई किसी को इजाजत नहीं होती, टू रॉन्ग नेवर मेक अ राइट। अच्छा, दूसरा मैं अब आता हूँ जो होने क्या जा रहा है, जो एहतजाज आज कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये लोग लोकलाइज पार्टी बन चुके हैं। भाई मेरे ने तो पूरा हिंद सिंध जो ना वो गिना दिया कि यहाँ पे भी इन लोगों में अब इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि कहीं पे एक जगह मुत्तहिद होकर ये एहतजाज कर लें। टोलियों की शक्ल में इनकी पॉपुलैरिटी जरूर है फेस सेविंग के लिए, क्योंकि बनियानुल मखसूस जो है ना उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की आंखें खुली कि पीटीआई की जो ना वो मतलब एजेंडे पे पाकिस्तान मुखालिफ जो ना तहरीक चला रही है। तो उसके बाद जो ना लोग इनके साथ नहीं आते, इनके पास वाहिद हाल यही है कि ये फेस सेविंग के लिए इलेक्शन का बायकॉट करें। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये अगर इलेक्शन में आए तो इनके साथ लोगों ने वो करना है पीटीआई के साथ, क्योंकि इन्होंने देखें किसी भी सियासी जमात के खिलाफ ये अगर कोई बात कर रहे होते तो कोई मसला नहीं था। इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर जो ना वर्बली और प्रैक्टिकली हमले किए हैं। बनियानुल मखसूस से पहले भी 9 मई के हमले देख लें, किला बाला हिसार के ऊपर हमला किया, शहदा की यादगारों को गिराया। लेकिन हाशमी साहब एक जानिब पीटीआई एहतजाज की तरफ बढ़ रही है, दूसरी जानिब ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद बना है तहरीक तहफ्फुज़ आइन, दोनों एक वक्त में क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? शॉर्ट आंसर दिएगा सर क्योंकि वक्त कम है। शॉर्ट आंसर इस शेर में है कि ना खंजर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, किसी काबिल नहीं है, कुछ भी नहीं होना इनसे। ठीक है, लोग भी अब तो इनके काबिल नहीं है।
हाँ जी, लोग भी इनके साथ नहीं है। ठीक है। राशिद आसमी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, आपने शो के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ सीनियर तज़कियाकार नईरुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस शो में मौजूद थे सरबुलंद खान। सरबुलंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मौशी हवालों से मुल्क कहीं ना कहीं जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है। जब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने लगता है, जब इंटरनेशनल डेलीगेशंस आने लगते हैं, जैसे आज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो कि ईरान के सदर हैं, वो आए, खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और जिस तरीके से उनको इस मुल्क में इज़्ज़त दी गई है और लाज़मी सी बात है कि कोई ना कोई जो है यहाँ पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी नवीद ही लेकर आए होंगे। ऐसे वक्त पर एहतजाज होना, सियासी खलीज मज़ीद बढ़ना, ये शायद इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।